नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने टीम 9 के साथ आज बैठक की है। टीम 9 के साथ लगातार मुख्यमंत्री बैठक करते हैं और बैठक में कोरोना के वर्तमान हालात की समीक्षा की जाती है। आज जो टीम 9 की बैठक हुई है उसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात होने चाहिए वो सभी इंतजाम किए जाएं। 15 जून से बच्चों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के लिए दवाइयों की किट घर घर भेजी जाएगी। सर्विलांस को और बेहतर करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। इसके साथ ही कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा, उसमें इजाफा किया जाएगा। दवाओं की गुणवत्ता, पैकिंग और आपूर्ति पर भी ध्यान देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। डायलिसिस यूनिट को भी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है। ब्लड बैंक की स्थापना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ब्लड बैंक की स्थापना और ज्यादा किया जाए। औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से और संचालित किया जाए। श्रमिक और कामगारों से संवाद बनाकर रखे जाए और कर्फ्यू में छूट के बाद भी पुलिस ज्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों की बेवजह की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो, यह सुनिश्चित करना स्थानीय पुलिस का काम है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, टीम 9 की जो बैठक आज मुख्यमंत्री के साथ हुई है उसमें विशेष तौर पर फोकस बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई है, क्योंकि जो सो कॉल्ड थर्ड वेव है जिसकी बात हो रही है वो कब आएगी पता नहीं। विशेष तौर पर फोकस उसी इश्यूज पर है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञ लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती हो, इस तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार वो व्यवस्था कर रही है जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिसको लेकर पीकू एनआईसीयू, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन, जिनके घर में 12 साल से कम के बच्चे हैं उनके परिजनों का पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ अस्पतालों में वो सभी दवाएं जो जरूरी हैं वो रखी जाए। उसके अलावा 15 जून से उत्तर प्रदेश सरकार ये अभियान चलाएगी जिसमें ऐसे बच्चे जिनको किसी तरीके का कोई बुखार जुकाम जैसा सिम्टम्स है तो उनको अलग से दवाओं की किट भी उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। तो निश्चित है कि तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो या बाकी चीजें हो। उसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण आज टीम 9 की बैठक में हुई है, जिसमें जो अभी तक ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे, जिनके माँ बाप या कोई एक इस कोरोना काल के दौरान नहीं रहे, ऐसे बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा और साथ ही साथ 4,000 रुपए प्रति माह दे रही थी। अब जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना सहारा खो दिया है, जिनके सहारे पर उनका जीवन चल रहा था, ऐसे बुजुर्गों को भी अब उत्तर प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। उनके लिए भी योजना बनाई जाएगी ताकि उनका भी भरण पोषण और बाकी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा सके। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें चाहे ब्लैक फंगस हो या बाकी जो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, उनकी दवाइयां और उपकरणों को पूरी तरीके से सक्रिय रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आज टीम 9 की बैठक में जारी किए गए हैं। उसके अलावा जो दवाओं की खरीद या उपकरणों की खरीद हो रही है तीसरी लहर संभावित जो ध्यान में रखकर, उनकी गुणवत्ता और साथ ही साथ में उनकी खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज निर्देश जारी किए गए हैं। उसके अलावा जिन जिलों में डायलिसिस यूनिट है वहां पर यूनिट की संख्या वहां के जनसंख्या के अनुपात में करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाकी जहां पर जो वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं वहां पर टेक्नीशियन की भर्ती की जाए और वेंटिलेटर्स और बाकी जो उपकरण है उनके हिसाब से टेक्नीशियन भी वहां पर तैनात हो, जिसको लेकर आउटसोर्सिंग की कार्रवाई पूरी की जाए। ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की टीम 9 की बैठक के दौरान दिए गए। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक के दौरान अफसरों को निर्देशित किया है। तो निश्चित है कि इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। कोरोना में निराश्रित बुजुर्गों की भी सरकार मदद करेगी। बच्चों के साथ साथ अब बुजुर्गों की भी सरकार मदद करेगी। निराश्रित बुजुर्गों को चिन्हित करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि जो निराश्रित बुजुर्ग हैं, जिनकी जिम्मेदारी जिस शख्स के कंधे पर रही होगी और उनकी कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित
करने को कहा गया है। समाज कल्याण विभाग को इस काम में लगाया गया है। ऐसे बुजुर्गों की एक सूची तैयार की जाए और उसके बाद सरकार की तरफ से ऐसे निराश्रित बुजुर्गों की मदद की जाएगी। तो यूपी सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है उन बुजुर्गों के लिए जिनका कोई आश्रित नहीं है, जो किसी के आश्रय पर थे। उन एसके वाजपेयी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। एसके, पहले सरकार ने उन बच्चों की सुध ली जिनके माता पिता या फिर माता पिता में से कोई एक कोरोना के काल के ग्रास में समा गए, जिनकी मृत्यु हो गई, और अब बुजुर्गों की सुध ली गई है। तो सीधे सीधे सरकार धीरे धीरे एक स्टेप उठा रही है जिससे लोगों को फायदा हो। इससे कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों को बड़ी राहत होगी जिनके बुढ़ापे का लाठी छिन गया हो। बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बच्चों को लेकर बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें बच्चों को भरण पोषण भत्ता 4,000 रुपए महीने, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि ऐसे बच्चे राज्य की संपत्ति हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनके रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। तो उस योजना के तहत लगातार जो कार्रवाई है जिलों में जारी है। जिलाधिकारी ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगर उनके कोई भी अभिभावक हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को आवासीय व्यवस्था प्रदान की जाए, तो उनको विभिन्न जो आवासीय योजनाएं हैं, चाहे वो अटल आवासीय हो, कस्तूरबा आवासीय हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, उनमें उनको समायोजित किया जाएगा। पढ़ने, रहने, खाने की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। साथ ही साथ 4,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ में आप जो ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनका जो सहारा थे, बच्चे जो अब नहीं रहे इस कोरोना काल के दौरान, ऐसे बुजुर्गों को भी उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करने जा रही है। अब उनके लिए भी भरण पोषण और साथ ही साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ये उनकी स्थिति के अनुसार होगा। अगर उनके घर में जो ऐसा कोई कमाऊ बेटा था या कमाऊ घर का कोई ऐसा सदस्य था जिसके बल पर उनका परिवार चल रहा था, अगर ऐसा कोई सदस्य उन्होंने इस दौरान में खो दिया है, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करेगी। और निश्चित है कि ऐसे बुजुर्गों का सूची तैयार होगी जो जिलाधिकारियों के माध्यम से होगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को भरण पोषण भत्ते के साथ ही जो आर्थिक मदद होगी वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसके लिए लगातार कार्रवाई करने के निर्देश शासन से जारी हुए हैं। तो निश्चित है ये सूची आने के बाद इस तरीके की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए भी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3T फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी कंट्रोल में हो गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3T का जो फॉर्मूला है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, उसमें काफी कंट्रोल में कोरोना है। पिछले 24 घंटे में 442 नए मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 12,243 हो गई है। पिछले 24 घंटों में टेस्टिंग की अगर बात करें तो 3,06,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और इन 3,06,000 टेस्ट में जो मामला है वो 600 के करीब में आए हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 98%, 98% तक पहुंच गया है और संक्रमण का जो दर है उत्तर प्रदेश का वो 0.2 यानी 0.2% संक्रमण का दर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य बन गया है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जो मानक तय किए गए हैं, उत्तर प्रदेश ने उस मानक से 10 गुना ज्यादा टेस्टिंग की है। WHO के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजाना 32,000 टेस्ट का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे कई गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। 3 लाख के करीब औसतन उत्तर प्रदेश में टेस्ट हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति से यूपी का मॉडल देश में सबसे आगे चल रहा है। 31 मार्च के बाद 64% टेस्ट ग्रामीण इलाकों में किए गए हैं और इसी का नतीजा रहा कि जो 64% ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग हुई है, इसी के कारण पंचायत चुनाव के बाद जो एक संक्रमण का डर ग्रामीण इलाकों में फैलने का बना हुआ था, उस पर कंट्रोल किया गया। यूपी सरकार वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जो जारी किया गया था, उस ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडर जारी किया था, उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए यह ग्लोबल टेंडर यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। आज ग्लोबल टेंडर भरने की अंतिम तारीख थी और अंतिम तारीख से पहले ही यूपी सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने
ये ऐलान किया है कि 21 जून के बाद सभी राज्यों को मुफ्त में केंद्र की तरफ से वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस राज्यों को। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी किया था उसे रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी से अलग अब टेंडर की जरूरत ही नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया गया है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और उन्होंने ऐलान किया कि अब सेंटर सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, उसी वक्त उत्तर प्रदेश समेत जितने भी राज्य हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर टेंडर जारी किया था उसके कोई मायने नहीं रह गए थे। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सभी देश कोशिश कर रहे थे कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिसको लेकर इस तरीके के ग्लोबल टेंडर उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों ने जारी किए थे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उसने 4 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था। अब चूंकि आज वो अंतिम तारीख है, अब इस ग्लोबल टेंडर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आज के बाद, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब उनकी तरफ से वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि एक समस्या और भी आ रही थी, जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो सीधे तौर पर राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही थी। उनका भी कहना था कि वो केंद्र के जरिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। क्योंकि केंद्र सरकार की जो नई पॉलिसी है उसके तहत ये वैक्सीन केंद्र के जरिए राज्यों तक आएगी, तो निश्चित है उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उसको देखते हुए अब ये ग्लोबल टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार का निरस्त हो जाएगा, और निश्चित है कि इसके निरस्त होने के बाद कोशिश ये होगी कि केंद्र सरकार के जरिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त की जाए और उस हिसाब से लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। अगली खबर कानपुर से है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने जितिन प्रसाद की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर चुटकी ली है। राजू श्रीवास्तव जो देश के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी में बहुत काम करना पड़ता है। बीजेपी में ही आखिरकार राहुल गांधी के सारे सखा क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी खुद बीजेपी में ना आ जाएं। तो ये उन्होंने चुटकी ली है कि भारतीय जनता पार्टी में काम बहुत करना पड़ता है और राहुल गांधी के जितने सखा हैं वो भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रहे हैं, और क्या कभी ऐसा भी स्थिति बन सकता है कि खुद राहुल गांधी बीजेपी में ना आ जाए? यार अजीब चल रहा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये राहुल गांधी के जितने सखा हैं सब छोड़ छोड़ के बीजेपी में घुसे आ रहे हैं। पहले देखो सिंधिया है बीजेपी में, अब ये जितेंद्र प्रसाद आ गए। आज जितेंद्र प्रसाद उनकी 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। हाँ, राहुल गांधी के लोग खास दोस्त। अब कहीं राहुल गांधी ना आ जाए बीजेपी में, मोदी जी राहुल गांधी को ना लेना। नहीं, अब एक आदमी रहने दो कांग्रेस में यार। कोई ना रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, सब चले आ रहे हैं बीजेपी में। वैसे एक बात है, राष्ट्रीय पार्टी तो अपने देश में एक ही है बीजेपी, बाकी या तो पारिवारिक पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है। अब यार अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो कैसा लगेगा? कहीं पुराना जमाना ना आ जाए वो वाला राजा वाला कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ा है यार। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने जितिन प्रसाद के बहाने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर चुटकी ली है और थोड़ी स्थिति माहौल को उन्होंने हल्का बनाने की कोशिश की है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पर घर बेचने को मजबूर हैं शहीद आशुतोष शर्मा के परिजन। शहीद आशुतोष शर्मा के परिजन घर बेचने को मजबूर हो गए हैं। परिवार ने घर की दीवार पर यह लिख दिया है कि यह मकान बेकाबू है। गांव में शहीद परिवार और गांव के कुछ लोगों में विवाद चल रहा है। नाली और सड़क निर्माण को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी शहीद के परिवार को समझाने में जुटे हैं। बुलंदशहर के गांव परवाना का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शहीद का परिवार अपने घर पर घर बेचने की जानकारी लिखने को मजबूर हुआ है। ये घर बिकाऊ है। हालांकि प्रशासन और पुलिस तक ये बात पहुंची है, तो अब परिजनों को समझाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि
गांव के ही कुछ लोगों से उनका ज़मीन नाली को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने घर को बेचने के लिए बाकायदा घर की दीवार पर लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है। और ये वो तस्वीर है, और ये शहीद आशुतोष के घर वाले हैं। और पीछे देखिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मकान बिकाऊ है। अपना घर बेचने को एक शहीद का परिवार मजबूर हो गया है। बुलंदशहर के गांव परवाना का ये मामला है। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय प्रशासन तक पहुंची है, तो अब परिजनों को समझाने बुझाने का दौर चल रहा है। अशोक कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अशोक, ऐसी क्या बात हो गई कि अगर आस पड़ोस के लोगों से जमीन को लेकर, नाली को लेकर कोई विवाद है, तो परिवार इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें, ये बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के परवाना गांव का मामला। आशुतोष राय का जो ये कर्नल थे और ये शहीद हुए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री की तरफ से और केशव प्रसाद भी उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक सड़क निर्माण होना था। निर्माण होते होते काफी रोका गया गाँव की खंजे और नाली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लगातार विधायक और स्थानीय प्रशासन कई बार इस विवाद को सुलझाने के लिए कई बार गया। और आज जो तस्वीर निकल कर आए, तो खुद जो आशुतोष का जो परिवार है, जो कर्नल का परिवार यहाँ पर रहता है, उन्होंने खुद एक फोटो वायरल हुआ है, जिस फोटो वायरल में मकान बिकाऊ है। वो आहत होकर खुद अपना मकान को बिकने के लिए उन्होंने एक दीवार पर पोत दिया। इसको सुनते ही तमाम आला अधिकारी प्रशासन वहां पहुंचे हैं। काफी देर तक समझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु प्रशासन अधिकारी मौके पर हैं। जो खंजा और नाली को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर अभी भी प्रशासन अधिकारी मौके पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर का ये शहीद का परिवार है, जिसने बाकायदा अपने घर के दीवार पर ये लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है। रायबरेली में कोटेदार के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। कोटेदार के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों से डीएम वैभव श्रीवास्तव ने मुलाकात नहीं की है। दबंग कोटेदार पर ग्रामीण कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। कोटेदार प्रशासन को गलत फीडिंग रिपोर्ट सौंपता है, ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। कोटेदार ग्रामीणों को राशन भी नहीं देता है और कई बार वो धमकी भी देता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रायबरेली के गौरा तहसील डलमऊ का ये मामला है। कोटे का है। कोटे में बहुत अनेक सीमाएँ हैं। हिंदू में मुसलमान के नाम चढ़े हैं, मुसलमान में हिंदू के नाम चढ़े हैं, और हरिजन में बैकवर्ड के चढ़े हैं। घटतौली की जाती है, कम दिया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या आपने इसकी जांच करवाई? हम कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, कोई शिकायत नहीं हुई इस पर। कहाँ आए हैं आप? डीएम ऑफिस भी आए थे एक बार। तो डीएम से मिले आप? जी मिले थे, उस पर एप्लीकेशन दिया था, तो हाँ राशन जिस व्यक्ति का था उसको दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर राशन नहीं दिया जा रहा है। तो आज क्या आप मामला है आपका? आज ये सब लोग आए हैं वही कोटे के खिलाफ शिकायत करने। सबको राशन नहीं मिल रहा है। कोटे की धांधली का मामला। क्या आपने कोटे के खिलाफ जांच कमेटी बैठाई थी? हाँ, हमने आरओ साहब जांच के लिए गए थे। 16/5 को जांच हुई है, उसमें धांधली आई। 125 लोगों का अंगूठा लगवा लिया है। राशन अभी उनका वितरण नहीं किया। गए राशन लेने तो अभद्रता व्यवहार करते हैं, घटतौली और इसका विरोध करते हैं, तो भगा दिया उन्होंने कोटेदार। तो कहाँ पे आए हैं आप? डीएम ऑफिस पे आए हैं। कोटा का मामला भैया है कि हमारा कोटा जो है कि मैं आदमी के नाम राशन कार्ड था, हमारा भी नाम रहा, हमारा नाम कट गया है।
कोटेदार हमको हमारा आदमी 15 नवंबर का ख़त्म हो गया, तब से कोटेदार 8 महीना हो गई, हमका राशन नहीं दे रहा है। हम जाए थे दरवाजे से भगा जाते हैं, कह रहा कि तुम्हारा नाम नहीं है, तो हमसे 500 रुपया लिया, 4 बार आधार कार्ड का फोटो कॉपी लिया, तब भी हमारा नाम फिट नहीं करवाया, ना हमारे खेत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी ऑफिस में बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और कल के बारे में, यानी कि कल शुक्रवार के बारे में बताया जा रहा है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मार्फत हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को यूपी के वस्तुस्थिति से अवगत कराता हुआ रिपोर्ट वो सौंप सकते हैं। प्रदेश कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर सेंटर को अवगत कराएंगे। तो बड़ी खबर यही आ रही है जो हमें सोर्सेस के मार्फत मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हो सकता शाम तक वो दिल्ली रवाना होंगे और कल यानी शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। और इस वक्त जो अपडेट हमारे पास आ रहा है कि दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना भी हो चुके हैं। तो सोर्सेस के मार्फत, जो सूत्रों के मार्फत इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, यानी अगले 1 घंटे में वो दिल्ली होंगे। और आज की अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज किन किन लोगों से मिलेंगे इसके बारे में तो अपडेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कंफर्म तौर पे बताया जा रहा है कि वो दिल्ली रवाना हुए हैं और कल उनकी मुलाकात होनी है जेपी नड्डा से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।